हरिओम। वास्तु और ज्योतिष। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि हालांकि वास्तु मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, ज्योतिष में सुझाए गए कई उपायों के माध्यम से यह ज्योतिष से बहुत ही निकट संबंध रखता है। इसके अलावा मैं अनावश्यक वहम में विश्वास नहीं करती जो उन असंख्य लोगों के लिए चिंता और असुविधा पैदा कर सकते हैं जो अपने कठिन समय में मार्गदर्शन के लिए मेरी तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि मैं यह मानती हूँ कि अंततः कर्म और भाग्य जीवन के प्रमुख खिलाड़ी हैं जो हमारे सामने आते ही हैं, लेकिन हम निश्चित रूप में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और हमें अधिक सफलता मिल सकती है क्योंकि हमारा नजरिया बदल जाता है। धर्मशास्त्र के 5 विभाग हैं: वास्तु, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और संगीत। जबकि योग मन को मजबूत करता है, आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, ज्योतिष भविष्य बताता है और वास्तु 5 तत्वों के साथ संतुलन बनाकर भाग्य को शांत करने में बेहतर परिणाम देता है। वास्तु 5 तत्वों का संतुलन है: जल, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी और अग्नि। प्रत्येक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। निसंदेह ज्योतिष और वास्तु के बीच एक गहरा संबंध है। आप ज्योतिष ज्ञान के बिना वास्तु में विशेषज्ञ नहीं बन सकते और ज्योतिष में वास्तु का ज्ञान जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर के साथ एक या अधिक ग्रह जुड़े होते हैं। प्रत्येक घर की एक दिशा होती है और ग्रह की भी एक दिशा होती है और राशि यानी कि राशि की भी एक दिशा होती है। उदाहरण के लिए सूर्य पूर्व और शनि पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मेष राशि पूर्व और कन्या राशि दक्षिण के पक्षघर में है। एक व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों को कैसे रखा जाता है इस पर निर्भर करता है कि वास्तु निर्मित घर की अनुकूल दिशाओं की पहचान करने में किस तरह से मदद कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही दिशा सबके लिए अच्छी हो। वास्तु के विशेषज्ञता में निस्वार्थता और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। मैंने लोगों को वास्तु सुझावों में आकर दीवारों और घरों तक को तोड़ते हुए देखा है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हें बदलने से सारा कठिन समय खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कठिन समय में या तो आसपास के लोगों को या अपने घर को दोष देते ही हैं। ऊर्जा वृद्धि के लिए कुछ बुनियादी सुझाव हैं जो प्रकृति में अधिक सामान्य करते हैं और प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना इन्हें हम सब कर सकते हैं। मैं अब उन्हीं सभी के बारे में एक सरल तरीके से बात करने जा रही हूँ। यदि आपके पूजा स्थल में शिवलिंग है तो हम जानते हैं शिव और शक्ति का संयोजन है। शक्ति शिवलिंग का निचला हिस्सा है जिस पे शिवलिंग टिका है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकृति की ऊर्जा को खींचता है। शिवलिंग का वह हिस्सा जो शिवलिंग के गोल आकार से बाहर निकलता है, उसका रुख उत्तर यानी कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर हो तो पॉजिटिव एनर्जी घर में खींची चली आएगी और घर में समृद्धि भी बनी रहेगी। पारिवारिक संबंध के लिए कमरे के उत्तर या पूर्व दिशा में पानी से भरे हुए एक छोटे से गोल आकार की चांदी की प्लेट में जल भर के रखने से घर में प्रेम और प्यार बहुत ही बड़ा रहता है। मुख्य द्वार के बाहर पानी केंद्रित तत्व ना रखें और न ही जूते का रैक या कूड़ेदान। घर के मुख्य द्वार को खूब अच्छे से रोशन रखें और वहां पर किसी जानवर की प्रतिमा ना रखें। अब आप जब ध्यान या मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी और शांति बढ़ाने के लिए पूर्व की ओर मुख करके रखें, जहां से सूर्य ऊपर को उठता है। पूजा कक्ष के लिए सफेद, हल्का पीला, हरा रंग बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। ड्राइंग रूम में भारी फर्नीचर को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जा सकता है और दक्षिण पूर्व खंड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, और यदि आपके कमरे में शीशा है, दर्पण है, तो
उसे उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगाएं। बेडरूम में पलंग को दक्षिण पश्चिम कोने में की तरफ रखें, जिससे कि आपका सर पश्चिम की ओर हो जब आप सोते हैं। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आप सीधे पूर्व की ओर देखें, जहाँ से सूर्य उग रहा है। बिस्तर के सामने दर्पण ना रखें, क्योंकि इससे अनावश्यक कलह हो सकती है। भावनात्मक संतुलन के लिए बेडरूम में पानी या फव्वारे के चित्रण रखना भी अच्छा नहीं होता। और निश्चित रूप से धूप और कपूर वास्तव में न केवल घर को सुगंधित करते हैं, लेकिन सकारात्मकता और शांति भी लाते हैं। निसंदेह पॉजिटिव एनर्जी हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद करती है और हमें शांत करते हुए संतुलित तो बनाती ही है। हरि ओम। ओम